नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से है। आप सभी को शायद पता होगा कि अभी इंडियन नेवी के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इसमें से एक हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत भी है, जिसे IAC-1 भी कहा जाता है। और अभी इसी स्टैंडर्ड की एक और वेसल को भी बनाने की बात कंफर्म हो चुकी है, जो कि विक्रांत क्लास का सिस्टर वेसल होने वाला है। लेकिन अगर इंडियन नेवी की बात करें, अभी भी इंडियन नेवी IAC-3 को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि साइज में करीब 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली एक वेसल होने वाली है। और इसमें हम ईमल सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले, इसमें कैटापल्ट की मदद से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अभी ईमल सिस्टम नहीं है और ऊपर से एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। पहले इसको एक न्यूक्लियर पावर कैरियर बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में इसको बदलकर कन्वेंशनली पावर करने का फैसला किया गया, क्योंकि तब ये अंदाजा लगाया गया था कि जब INS विक्रांत के बाद विशाल को बनाना स्टार्ट किया जाएगा, तब तक उतना समय नहीं होगा जब तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से कोई नई पावरफुल रिएक्टर को इसके लिए डेवलप किया गया हो। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है, जिसे वापस न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी INS विक्रांत के बाद इसी स्टैंडर्ड की एक और सिस्टर वेसल को भी बनाने का फैसला किया गया, जिसको 2030 के बाद या 2030 के आसपास इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा और उसके बाद जाकर INS विशाल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। जबकि पहले INS विक्रांत के बाद सीधे तौर पर INS विशाल को बनाने की बात की गई थी, यानी कि अभी से INS विशाल को बनाने की बात की गई थी। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे मिनिमम 10 साल के आसपास का एडिशनल वक्त है, जिसमें हम चाहे तो INS विशाल को वापस न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इतना टाइम इसके लिए भी लगभग काफी होने वाला है, जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर INS विशाल के लिए एक नए रिएक्टर को डेवलप कर सके, क्योंकि ईमल सिस्टम को काफी पावर की जरूरत पड़ती है, जिसे कन्वेंशनली पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को हैंडल करने में काफी परेशानी होगी। इस बीच इंडियन नेवी के एक फॉर्मर चीफ की तरफ से ट्विटर में एक प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर भारत और फ्रांस चाहे तो साथ मिलकर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। फ्रांस अभी अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक 75,000 टन क्लास की न्यूक्लियर पावर कैरियर होने वाला है, और इसमें भी वो ईमल सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला है। फिलहाल फ्रांस की तरफ से अभी अपनी एग्जिस्टिंग कैरियर में भी ईमल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे खास करके फ्रेंच नेवी की कैरियर के लिए जनरल एटॉमिक्स की तरफ से डेवलप किया गया था या कस्टमाइज किया गया था। और अभी फ्रेंच नेवी कैरियर के लिए भी जनरल एटॉमिक्स की तरफ से ही ईमल सिस्टम को प्रोवाइड किया जाएगा, और वो इंडियन नेवी के लिए भी एक कस्टमाइज्ड ईमल सिस्टम को ऑफर कर रहे थे, जिसे इंडियन नेवी चाहे तो अपनी INS विशाल में इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि किसी स्पेसिफिक वेसल के लिए एक कस्टमाइज्ड ईमल सिस्टम को बनाने से इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा था, जिस वजह से हमारे फॉर्मर नेवी चीफ का कहना है कि अगर हम फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके कॉमन डिज़ाइन को फाइनल करते हैं या कॉमन एयरक्राफ्ट कैरियर की डिज़ाइन को बनाते हैं, तो इसमें एक ही तरह की ईमल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे इसकी ओवरऑल कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, या इसको कस्टमाइज करने में जो कॉस्ट अकेला भारत बियर करने वाला था उसको आधा आधा किया जा सकेगा। इसके अलावा फ्रांस और भारत इस दौरान आपस में भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ शेयर करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि ये ऑफर काफी अच्छा है, लेकिन जहां पर बात न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की आती है तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि कोई भी देश किसी के साथ अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर करना नहीं चाहता है और वो साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से भले हम फ्रांस के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर पावर कैरियर को डेवलप करें और एक कॉमन डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लें, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मेन न्यूक्लियर रिएक्टर होने वाला है उसको हमको ही डेवलप करना पड़ेगा। बाकी प्रोपल्शन सिस्टम में हो सकता है फ्रांस हमको मदद कर सकता है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन की प्रोपल्शन सिस्टम को फ्रांस भारत को ऑफर कर सकता है, लेकिन मेन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमको ही डेवलप करना पड़ेगा। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से है। 2020 से भारत और चाइना के बीच लद्दाख में फेसअप चल रहा है, और तब से लेके आज तक भारत और चाइना के बीच तनाव काफ़ी कम नहीं हुआ है। पहले जब हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कभी भी रेगुलर डिप्लॉयमेंट नहीं होता था, अब की बात करें तो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमें 365 दिन हेवी डिप्लॉयमेंट करके रखना पड़ता है। अब शुरुआत में जब फेसअप हुआ था तब इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेजेस थी कि हमारे जो एयरवेज थे वो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर थे और हमारे एयरवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत थे, जो कि चाइना से काफ़ी बेहतर थे, जिस वजह से हमारे पास भले ही चाइना के मुकाबले कम फाइटर जेट मौजूद थे, लेकिन हम
एक साथ उनको डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि चाइना के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में जितने भी एयरवेज मौजूद थे वो सभी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में मौजूद थे, जिस वजह से उनकी एयरक्राफ्ट की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती थी। इसके अलावा इस रीजन में चाइना के पास जितने भी मेजर एयरवेज मौजूद थे, चाहे वो होटान हो जाए, कसगर हो जाए, गरगुंसा हो जाए, सिगस्ते हो जाए, ये सभी के सभी एक दूसरे से काफ़ी दूर पड़ते थे और इनमें से ज़्यादातर एयरवेज में कोई भी हार्डन शेल्टर मौजूद नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर चाइना ज़्यादा एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय नहीं कर सकता था। और अगर डिप्लॉय करके रखता था तो तब भी कोई एरियल अटैक होने से या मिसाइल अटैक होने से एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट खतरा होने वाला था। लेकिन अभी पिछले 3 से 4 सालों में चाइना की तरफ से अपनी एयरवेज में काफ़ी बदलाव किया जा चुका है। सैटेलाइट इमेज से खुद आप देख सकते हैं कि चाइना की 4 मेजर एयरवेज में नए हैंगर्स और हार्डन शेल्टर को बनाया जा चुका है और अभी एडिशनल रनवेज को भी कई एयरवेज में चाइना डेवलप कर रहा है और चाइना कुछ एडिशनल एयरवेज को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बंगदा, नांगची और होपिंग जैसे एयरवेज शामिल हैं। और ये सभी एयरवेज पूरी तरीके से एक्टिव होने के बाद इनसे चाइना को भारत के ऊपर एरियल सुप्रीमेसी को हासिल करने में काफ़ी मदद मिल सकता है, क्योंकि पहले भले ही चाइना के पास भारत के मुकाबले ज़्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद था, पर उनको एक साथ डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी उनके पास मौजूद नहीं थी या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद नहीं था। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं रहेगी, क्योंकि अभी चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है, जिस वजह से वो पहले के मुकाबले हमारे लिए अभी कई गुना ज़्यादा खतरनाक बन जाएंगे। सिर्फ होटान एयरवेज की बात करें तो पहले जब यहाँ पर 1 या 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट मौजूद हुआ करते थे, अभी यहाँ पर चाइना की तरफ से लगभग 50 के आसपास J-11 और J-7 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया है। 5 Y-8 और Y-7 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया, एक KJ-500 सीरीज के AWACS और 2 JH-7 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी होटान में डिप्लॉय किया गया। और अभी बस हम एक ही एयरवेज की बात करें और चाइना अभी इस तरह की 6 से 7 एयरवेज को खास करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आगे चल के किसी भी एरियल कॉन्फ्लिक्ट में भारत के लिए मेजर प्रॉब्लम बन सकते हैं। अगला अपडेट माइन स्वीपर वेसल की तरफ से है। वर्तमान इंडियन नेवी के पास एक भी माइन स्वीपर वेसल मौजूद नहीं और पिछले 15 सालों में ऐसी वेसल को खरीदने की 3 से 4 बार कोशिश किया जा चुका और हर बार इस टेंडर को कैंसिल करना पड़ा था और अभी भी इसको लेकर टेंडर को फ्लोट किया गया, जिसमें 12 माइन स्वीपर वेसल को खरीदने की बात की गई है। अभी तो फ्यूचर की बात है कि इन वेसल को कब तक खरीदा जाएगा या टेंडर को कब तक फाइनल किया जाएगा, लेकिन तब तक इंडियन नेवी के पास कोई भी माइन स्वीपर वेसल मौजूद नहीं रहने वाला, जिस वजह से तब तक हमारे हार्बर और सबमरीन दुश्मन की माइन के खतरे से सेफ नहीं रहेंगे। इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से माइन स्वीपर्स के एक अल्टरनेटिव को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है जो कि टेम्परेरी बेसिस पर माइन स्वीपर वेसल का काम कर सकते हैं या कुछ काम चलाओ काम कर सकते हैं और इनको जल्दी ऑपरेशनल किया जा सकेगा। क्योंकि अभी अगर हम माइन स्वीपर वेसल की टेंडर को फाइनल करते हैं तो इसमें बनने वाले वेसल को हमको डिलीवर होने में मिनिमम 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से कुछ ऐसे माइक्रो एयूवीज को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है जिनको माइन स्वीपिंग रोल में हम लोग इस्तेमाल कर पाए। और अभी रिसेंटली ऐसे ही एयूवी को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से टेस्ट भी किया गया था। इनकी लेंथ करीब 2.5 मीटर है और ये 7 से 8 घंटे तक लगातार ऑपरेट कर सकते हैं। ये फुली अनमेंड सिस्टम होने वाला है जिसको रिमोटली हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनको माइन काउंटर मेजर रोल में ऑपरेट करने में हमको कोई खतरा नहीं होने वाला या जान मान का खतरा नहीं रहेगा। इनको वर्तमान के लिए किसी भी मेजर वॉरशिप से लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है, जिस वजह से टेम्परेरी बेसिस पर अभी इंडियन नेवी की तरफ से इनको डिप्लॉय करने के लिए INS मकर को माइन स्वीपर वेसल की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिसमें एयूवीज को ऐड किया जाएगा और इनको माइन स्वीपर वेसल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इन माइक्रो एयूवीज की खास बात यह कि ये काफ़ी सस्ते पड़ने वाले हैं और इनको एक साथ 100 में भी डिप्लॉय किया जा सकता है और मास में प्रोड्यूस भी किया जा सकता है, जिस वजह से इनको बड़ी मात्रा में डिप्लॉय करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसे ही एयूवीज को लेके मैंने एक अलग सी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है जो कि आने वाले 2-3 दिनों में अपलोड होने वाली है। फिलहाल वर्तमान के लिए नेवी बस इनको माइन स्वीपिंग वेसल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, फिर माइन स्वीपिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन असल में इन वेसल में यानी कि इन एयूवीज में कई गुना ज़्यादा काबिलियत मौजूद है, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।